यह क्लास कक्षा 12 के लिए है। कक्षा 12 में हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था जीवों में जनन, उसमें हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ चुके थे, कायिक प्रवर्धन भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग लैंगिक जनन पर चर्चा कर रहे थे। तो लैंगिक जनन में हमने बता दिया था कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है। वो दोनों ही जीव एक ही जाति के होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन थी कि उनमें से एक नर होना चाहिए, एक मादा। इसके बाद हमने बताया था कि नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक बनता है। दोनों का युग्मकों का फ्यूजन होता है, निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और उस युग्मनज के अंदर कोश का विभाजन की क्रिया चलती है बड़ी तेजी से। उसके बाद कोश का विभेदीकरण होता है, डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस भ्रूणीय विकास के बाद जीव का निर्माण होता है। तो जो लैंगिक जनन होता है, इस पूरे भाग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग तो होता है निषेचन के पूर्व की घटनाएं, दूसरा होता है निषेचन, और तीसरा निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। तो पूरे लैंगिक जनन का जो काल होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं। निषेचन पूर्व की घटनाएं, निषेचन और निषेचन की बाद की घटनाएं। जितने थोड़ी सी बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करें कि लैंगिक जनन अगर हम पौधों की बात करें या वनस्पतियों की, तो वनस्पतियों में जो लैंगिक जनन होता है उसके लिए जरूरी लैंगिक संरचनाएं पुष्प में पाई जाती हैं। पुष्प ही पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है, लैंगिक जनन भाग होता है पौधे में पुष्प। इसी में मादा जनन अंग पाए जाते हैं, इसी में नर जनन अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसी में सहायक संरचनाएं पाई जाती हैं। जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है, जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, उसमें आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो नर जनन अंग होता है उसमें आते हैं पुतंतु, परागकोश और परागकण। अब जो सहायक संरचनाएं होती हैं उसमें आते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज। तो इस तरह पुष्प में 4 भाग होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स माने बाह्य दलपुंज, कोरोला का मतलब दलपुंज, गाइनोसियम का मतलब स्त्री केसर, एंड्रोसियम का मतलब पुंकेसर। तो पुष्प ही वनस्पतियों में लैंगिक जनन अंग होता है। अब जो पुष्प होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ पुष्प एकलिंगी होते हैं, यानी इन पुष्प में केवल एक ही तरह की जनन संरचनाएं होंगी, या तो मादा होंगी या नर होंगी। कुछ पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी कुछ पुष्पों में दोनों ही संरचनाएं होती हैं, नर संरचनाएं और मादा संरचनाएं। अब इसी के आधार पर हम पुष्प को एकलिंगी पुष्प कह देते हैं और द्विलिंगी पुष्प कह देते हैं। तो एकलिंगी पुष्प में केवल एक ही लिंग से संबंधित संरचनाएं होंगी, चाहे या तो मादा होंगी या नर होंगी। और द्विलिंगी पुष्प में दोनों प्रकार की जनन संरचनाएं होंगी, मादा भी होंगी और नर भी होंगी, यानी स्त्री केसर भी होगा और पुंकेसर भी होगा। अब जो पौधे होते हैं, अगर किसी पौधे पर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं तो ऐसे पौधे कहलाते हैं मोनोक्लिनस।
ऐसे पौधे जिनके ऊपर द्विलिंगी पुष्प लगते हैं वो कहलाते हैं मोनोक्लिनस। ऐसे पौधे जिनमें एक लिंगी पुष्प लगते हैं वो कहलाते हैं डाइक्लिनस। तो पौधे दो तरह के होते हैं, मोनोक्लिनस और डाइक्लिनस। मोनोक्लिनस पौधों पर, वनस्पतियों पर द्विलिंगी पुष्प आते हैं और डाइक्लिनस पौधों या वनस्पतियों पर एक लिंगी पुष्प आते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है, अगर किसी पौधे में द्विलिंगी पुष्प ना हो, एक लिंगी पुष्प हो लेकिन दोनों तरह के पुष्प हो, यानी उसी सेम पौधे पर ऐसा पुष्प हो जिसमें नर जनन भाग हो और कुछ ऐसे ही पुष्प हों जिनमें मादा जनन भाग हो, यानी एक लिंगी पुष्प हो लेकिन दोनों तरह के हों, नर पुष्प भी हो और मादा पुष्प भी हो, तो ऐसे पौधे फिर कहलाते हैं मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है ऐसे पौधे या वनस्पतियां जिन पर नर पुष्प भी हों और मादा पुष्प भी एक ही पौधे में पाए जाएं। दूसरा होता है डायोसियस प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें केवल एक लिंगी पुष्प होते हैं, या तो नर होंगे या मादा होंगे, तो ऐसे पौधे कहलाते हैं डायोसियस प्लांट। यानी इनमें नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे में होंगे, एक पौधे पे दोनों तरह के पुष्प नहीं होंगे, एक ही तरह के पुष्प होंगे, या तो नर होंगे या मादा। ऐसे पौधे कहलाएंगे डायोसियस। और जिन पौधों के ऊपर, वनस्पतियों पे दोनों तरह के पुष्प होंगे, नर पुष्प भी होंगे और मादा पुष्प भी होंगे, ऐसे पौधे कहलाते हैं मोनोसियस प्लांट। अब मोनोक्लाइनस पौधे ऐसे होते हैं जिनमें द्विलिंगी पुष्प आते हैं, डाइक्लिनस पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक लिंगी पुष्प आते हैं। तो नीचे वाली दोनों कंडीशन डाइक्लाइनस प्लांट की प्रकार हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें एक लिंगी पुष्प आते हैं वो दो तरह के होते हैं, मोनोसियस यानी एक ही पौधे पे दोनों तरह के पुष्प, नर और मादा। डायोसियस नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों में। तो ये पौधों की बात हो गई। और हम लोग जंतु की कुछ बात करें। जंतु जो बड़े आकार के होते हैं, बड़े होते हैं, वो ज़्यादातर मौसमी प्रजनक होते हैं। मौसमी प्रजनक का मतलब होता है वे जंतु जो किसी विशेष सीजन में, विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं, साल भर प्रजनन नहीं करते हैं। तो जितने ही बड़े जंतु हैं वो सब मौसमी प्रजनक होते हैं। अगर हम चिड़ियों को देखें, पक्षियों को देखें, तो वर्ष में कोई ऐसा महीना आता है जब वो अपने घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं। ऐसा अधिकांश प्राणियों के साथ होता है। कुछ बड़े प्राणी हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ विशेष मौसम आने पर ही, विशेष ऋतु आने पर ही वो प्रजनन करते हैं और उस ऋतु को उनका प्रजनन काल कहा जाता है। तो ज़्यादातर बड़े जंतु मौसमी प्रजनक होते हैं। चलिए, इसके बाद है अपना, हमने बता दिया कि लैंगिक जनन में 3 तरह की घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व और निषेचन की और निषेचन के बाद की। हम लोग बात करें जो शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, इनमें भी लैंगिक जनन होता है। इनके लैंगिक जनन में जो नर युग्मक होता है उसे हम एंथ्रोजोइड या एंथ्रोजुआ कहते हैं, और जो मादा युग्मक बनता है उसको हम एग या ओवम कहते हैं।
तो शैवाल, कवक जो भी है सबके अंदर इनमें लैंगिक जनन होता है। टेरिडोफाइट हैं, टेरिडोफाइट हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, इन सभी में लैंगिक जनन होता है। यहाँ पर नर संरचना कहलाती है, नर युग्मक कहलाता है एंथ्रेजोइड या एंथ्रेजोआ। मादा युग्मक होते हैं एग या ओवम। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब होता है आवृत बीजी। इनके जो नर युग्मक होते हैं बोलते हैं पोलन ग्रेन, परागकण। और जो मादा युग्मक इनमें होते हैं वो एग होते हैं। तो पौधों में भी, वनस्पतियों में भी लैंगिक जनन होता है। तो इस तरह से हमने देखा जो शैवाल, कवक होते हैं उनमें एंथ्रेजोइड, एंथ्रेजोआ इत्यादि का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन और एग इत्यादि बनते हैं जिनके द्वारा लैंगिक जनन की पूरी क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा शैवाल और कवक में एक शब्द आता है होमोथैलाई या होमोथैलस, और एक होता है हेट्रोथैलाई या हेट्रोथैलस। होमोथैलाई ऐसी संरचनाएं बनती हैं शैवाल में और कवक में जो एक जैसी होती हैं और जिन्हें लैंगिक संरचनाएं कहते हैं। और हेट्रोथैलाई ऐसी संरचनाएं बनती हैं जो अलग अलग होती हैं और जो लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन्हें हेट्रोथैलाई कहते हैं। यहाँ होमोथैलाई को अगर हम बाइसेक्सुअल कह दें यानी द्विलिंगी, और हेट्रोथैलाई को यूनिसेक्सुअल कह दें यानी एक लिंगी, और दोनों बातें सही हैं। होमोथैलाई का मतलब जो बाइसेक्सुअल संरचनाएं होती हैं वो होमोथैलाई कंडीशन में होती हैं, यानी दोनों संरचनाएं एक जैसी होती हैं। और हेट्रोथैलाई में दोनों संरचनाएं अलग अलग होती हैं। तो कवक वगैरह में, शैवाल में एक संरचना को हम लोग प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं और एक को माइनस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड दोनों अगर समान होंगी तो हम उसे होमोथैलाई कहेंगे, और समान नहीं होंगी तो हेट्रोथैलाई कहते हैं। इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, या तो स्ट्रैंड प्लस होगी या स्ट्रैंड माइनस होगी। आज के लिए इतना ही।